चलिए आज हम जो अवकलन का महत्वपूर्ण टॉपिक है इस पर बात करेंगे। तो इसमें सबसे पहले ये आपके एग्जाम्पलर के क्वेश्चंस हैं जो आज आपके लेके आए हैं। एनसीईआरटी की जो एग्जाम्पलर बुक होती है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन इसके। पहला है, यदि किसी संभावित त्रिभुज की भुजाएं 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड की दर से बढ़ रही हैं, जब भुजा 10 है तो क्षेत्रफल किस तरह चेंज हो रहा होगा, ये हमें बताना है, रेट बताना है इसका। तो मान लेते हैं, माना भुजा ए है संभावित त्रिभुज की, या एक्स अज्यूम कर लेते हैं, एक्स से थोड़ा सा आपको बेटर रहेगा। एरिया को ए मान लेते हैं, तो एरिया क्या होता है संभावित त्रिभुज का, √3/4 x²। अब हम भुजा 10 सेंटीमीटर है, उस समय रेट हमें दिया है भुजा का, यानी हमें अगर भुजा एक्स मानी है तो हमें गिवन है dx/dt, ये 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड, और dA/dt पूछ रहा है, और dA/dt फाइंड करना है जब x की वैल्यू 10 सेंटीमीटर है। चलिए हम डिफरेंशिएट करेंगे इसको। यहाँ पर साइड वेरिएबल है तो हमने साइड को x मान लिया है, तो t के रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट करेंगे। √3/4 कांस्टेंट है, इसका होगा 2x और x का होगा dx/dt। अब सारी वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पे, और dx/dt गिवन है 2, तो ये आंसर आपको मिलेगा सेंटीमीटर² पर सेकेंड में। अब 2 ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 10√3 सेंटीमीटर² पर सेकेंड ये वैल्यू हो जाएगी, यानी ऑप्शन सी हो जाएगा। ये अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें आपका एक क्षैतिज फर्श पर 5 मीटर लंबी सीढ़ी किसी ऊर्ध्वाधर दीवार पर झुकी है। यदि सीढ़ी का ऊपरी सिरा इतनी दर से नीचे खिसक रहा हो, सीढ़ी और फर्श के बीच का कोण उस समय जब सीढ़ी का निचला सिरा दीवार से 2 मीटर है किस दर से घट रहा होगा। सीढ़ी और फर्श के बीच का कोण हमें निकालना है, किस दर से घटेगा। चलिए देखते हैं, यहाँ पहले फिगर बना लेते हैं, किसी समय टी पर बात करेंगे। तो किसी समय टी पर मान लीजिए ये आपकी लैडर सीढ़ी है और 5 मीटर इसकी लंबाई दी है, ये ऊर्ध्वाधर दीवार हो गई और ये फर्श हो गया। ऊपरी सिरा इतने दर से नीचे आ रहा है, तो किसी समय टी पर जब ये y है और ये x है, और उस समय पे एंगल हम मान लेते हैं क्योंकि एंगल की बात हो रही है, सीढ़ी और फर्श के बीच का कोण, जब सीढ़ी का निचला सिरा सीढ़ी फर्श के बीच कोण ये ले लेते हैं थीटा, इसका हमें रेट पूछा है। ठीक है, तो उस समय पे अगर हम tan थीटा लगाएं, जिस समय पे ये x और y पे है, तो ये होगा y/x, और ये रिलेशन हमेशा होगा उसी समय पे x² + y² बराबर 5²। किसी समय t पर ये 2 इक्वेशन हम बना सकते हैं। किसी समय t पर ये tan थीटा होगा और ये रिलेशन होल्ड करेगा। अब वो कह रहा है जब सीढ़ी का निचला सिरा दीवार से 2 दूर है, यानी जब निचला सिरा यानी ये जब x की वैल्यू कितनी है 2 मीटर है, उस समय dθ/dt क्या होगा, ये पूछ रहा है, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगल। और हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत होगी हम यहाँ से निकाल लेंगे, ये रिलेशन भी यहाँ से मिल जाएगा, और जो हमें गिवन है वो है ऊपरी सिरा इतनी दर से फिसल रहा है, तो हमें dy/dt भी गिवन है, ये ऊपरी सिरा है, और ये वैल्यू है आपकी 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड। अब हम दोनों को डिफरेंशिएट करेंगे, पहले इसको भी कर लेते हैं। तो 2x dx/dt + 2y dy/dt = 0। यहाँ से हम थीटा भी इंसर्ट यहाँ कर सकते हैं, और अब हमें जो चाहिए हम उसका करते हैं, फिर जो ज़रूरत होगी यहाँ से फाइंड करेंगे। इक्वेशन हमारे पास है, तो एक इक्वेशन ये है हमारे पास, x dx/dt = -y dy/dt। जब x 2 है तो हम यहाँ से वैल्यू फाइंड ही कर लेते हैं, x = 2 रखिए, उस समय का dx/dt हम निकाल लेंगे यहाँ से। उस समय y क्या होगा, जब ये 2 है, दीवार से 2 ये 5 है, तो उस समय का हम y निकाल सकते हैं इसमें रख के, तो इधर कर लेते हैं। यानी जब ये x का मान 2 है
तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 25 है। तो एक्स की वैल्यू 2 रख दीजिए यहाँ पे, तो वाई स्क्वायर आएगा 21, तो वाई हो जाएगा √21, और ये हो जाएगा आपका dy/dt। dy/dt भी उस समय दिया है 10, तो हमें dx/dt उस समय का पता चल जाएगा। अब हम आते हैं tan थीटा पे। tan थीटा बराबर है y/x। अब हम इसका t के रिस्पेक्ट में करेंगे, ठीक है। उस समय का tan थीटा होगा आपका y/x, और इसी में हम वैल्यू भी रख दें यहाँ पे, तो उस समय का y होगा आपका, tan थीटा की वैल्यू बाद में पुट कर देंगे पर्टिकुलर। अब हम यहाँ पे क्लियर गुणा करते हैं। अब हम t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, तो x tan थीटा का होगा sec स्क्वायर थीटा d थीटा बाई dt, और दूसरे केस में होगा dx/dt tan थीटा इक्वल टू dy/dt। हमें d थीटा/dt निकालना है, बाकी वैल्यू हम यहाँ पे रखेंगे। तो x की वैल्यू क्या है उस समय पे 2, ये वाला x यहाँ रखेंगे, और sec स्क्वायर थीटा होगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, और tan थीटा की वैल्यू भी हम फाइंड कर लेते हैं। tan थीटा हमारा होगा y कितना है उस समय का √21, और x कितना है 2, तो tan 1 प्लस tan स्क्वायर होगा 21/4 इंटू d थीटा/dt, ये फाइंड करना है, और प्लस dx/dt कितना है उस समय का 10, और tan थीटा है उस समय का √21/2, और dy/dt है उस समय का आपका 10, ठीक है। और dx/dt ये वाला आएगा dy/dt से, ठीक है। तो d थीटा/dt इस तरह कैलकुलेट कर लेंगे, ये वैल्यू dy/dt की इधर रख देंगे, ठीक। और dx/dt भी हमें पता है, जब यहाँ रखेंगे तो वैल्यू निकल आएगी, और 1/20, ये √25 25 21 वाला कट जाएगा। इक्वेशन आपने समझ ली है। हाँ, बिंदु 0 0 पर इतने की एक स्पर्श रेखा हमें निकालनी, तो इसका अगर हम फिफ्थ पावर ले लूँ, एक जनरल रूल होता है, फिफ्थ पावर में ले लूँ इसका, हमें गिवन ये 5वीं पावर ले लें तो ये आएगा ये, इसी को मैं ऐसे लिख सकता हूँ। यानी कोई भी हमें इस तरह का कर्व दिया हो, ओरिजिन पर हमें टेंजेंट अगर निकालनी हो, किसी भी वक्र की 0 0 पर अगर हमें टेंजेंट निकालनी हो, तो एक थ्योरम होती है कि जो कर्व है उसमें कांस्टेंट टर्म नहीं होगा, और उसका जो सबसे छोटे पावर वाला टर्म होगा वही उसकी टेंजेंट होगी 0 0 पर। तो यहाँ सबसे छोटा पावर है x, इसी को 0 के इक्वल कर देंगे, तो x इक्वल टू 0 जो लाइन है वो किसकी इक्वेशन होती है, ऊर्ध्वाधर स्पर्श रेखा की। x बराबर 0 y की समीकरण होती है, ठीक है। तो डिफरेंशिएट करके भी करेंगे, एक वैल्यू हमें मिलेगी। तो ये आप तरीका ध्यान रखेंगे, 0 0 पर किसी वक्र की स्पर्श रेखा फाइंड करनी हो, तो जो सबसे छोटी घात वाला पद है बहुपद के रूप में बदलेंगे, वो इक्वल टू 0 करा दिया जाता है, ठीक है। और डिफरेंशिएट भी करोगे तो देखिए dy/dx 1/5 x पे घात 1/5 माइनस 1, तो यहाँ से हमें dy/dx की वैल्यू मिलेगी इन्फिनिटी, क्योंकि अपॉन में x आएगा, जब 0 0 रखोगे तो इन्फिनिटी हो जाएगा। इसका मतलब है m इन्फिनिटी होने का मतलब ही यही है कि जो भी कर्व होगा उसकी टेंजेंट जो होगी इस तरह होगी, यहाँ से 90 बनाएगा, ये 90 में हमें वर्टिकल टेंजेंट ही मिलेगी, ठीक है। तो यही पूछा जा रहा है यहाँ पे। अब इसमें 2 वक्र गिवन है, और एक एक पर लंबवत काटते हैं, ये भी हमें दिया है। यानी 2 वक्र अगर लंबवत कट कर रहे हों तो उनकी प्रवणताओं का गुणनफल क्या होगा -1, और प्रच्छेद बिंदु भी हमें गिवन है। तो हमारा काम ये है, हम दोनों का dy/dx निकालेंगे 1, 1 पर, और दोनों की प्रवणताओं का गुणनफल -1 कराएंगे। चलिए, पहला वक्र है आपका ay प्लस x² इक्वल टू 7, तो x के रिस्पेक्ट में इसे डिफरेंशिएट कीजिए। अब dy/dx आएगा आपका -2x/a। अब ये निकालेंगे आप 1 1 पर, ये होगा -2/a, जैसे m1 मान लेंगे। अब दूसरा कर्व है x³ इक्वल टू y, इसको भी डिफरेंशिएट करिए। अब इसका भी मान 1 1 पे निकालिए, dy/dx एट 1, 1, और दिस विल बी इक्वल टू 3 × 1² यानी 3, ये m2 हो गया।
अब हम ये तो गिवन है कि परपेंडिकुलर कट करते हैं, तो m1 गुणा m2 -1 होगा, -2a इंटू 3 इक्वल टू -1, तो a इक्वल टू आ जाएगा प्लस का 6, ठीक है, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा। तो ये स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रॉब्लम है और सीधे सीधे आपको जो दिया है वही अप्लाई करना है यहाँ पे। नेक्स्ट वन देखते हैं, वक्र y इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2 माइनस एक्स की उस बिंदु पर जहाँ यह एक्स एक्स काटता है स्पर्शरेखा क्या होगी, ठीक है। तो y इक्वल टू हमें गिवन है, इसको ट्रांसफर कर लेते हैं 1 प्लस एक्स स्क्वायर, कह रहे हैं वहाँ पर टेंजेंट ड्रॉ करिए इस कर्व की जहाँ यह एक्स अक्ष को काटता है। तो वक्र का हमें बिंदु निकालना है एक्स अक्ष के साथ, एक्स अक्ष पर y0 होता है, कन्फर्म है। तो y0 रख के पॉइंट निकाल लीजिए पहले, तो 0 इक्वल टू 2 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो ये गुणा होगा तो x आएगा 2, तो बिंदु हो गया आपका 2,0। अब आपका सीधा क्वेश्चन हो गया कि इस वक्र की 2,0 पर हमें टेंजेंट निकालनी, ठीक है। तो हम आंसर से भी कर सकते हैं और इस तरह फर्स्ट सेकेंड से भी कर सकते हैं, दोनों से पहले रहेगा। तो हम ऐसा करते हैं, इसी का कर देते हैं, आंसर की जरूरत नहीं पड़ेगी। y इंटू इसका गुणा कर लेते हैं अंदर, ये वक्र था, इसका भी करेंगे तो भी आएगा। चलिए y का dy/dx, बाद में हम इफेक्टिव वैल्यू निकाल लेंगे। y इंटू एक्स स्क्वायर का करिए, अब y का करिए, और 0 माइनस 1 अब यहीं पे पुट कर दीजिए dy/dx निकालने के लिए 2,0, y की जगह 0, x की जगह 2, ये टर्म 0 हो जाएगा, और x की जगह 2 रखेंगे तो dy/dx प्लस 4 dy/dx इक्वल टू -1, dy/dx आया -1/5, ये ऐड हो जाएंगे। अब ये m हो गया और पॉइंट है आपका ये, तो ये x1 y1 हो जाएगा, ये m है। अब टेंजेंट की इक्वेशन यहाँ से निकलेगी, रखिए इसमें वैल्यू, m की वैल्यू रखेंगे, m है आपका -1/5 और x1 है 2, तो ये 5y प्लस x माइनस 2 इक्वल टू 0, तो x प्लस 5y बराबर 2, और पहला वाला आ जाएगा, ठीक है। 2 को इधर ले जाएंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन 8 देखिए, वह बिंदु जिन पर वक्र y इक्वल टू x³ माइनस 12x प्लस 18 की स्पर्श रेखा एक्स एक्स के समांतर है। हमें एक ही बिंदु मानना है हमेशा, जितने पॉइंट होंगे वो कंडीशन से आ जाएंगे। स्पर्श रेखा एक्स एक्स के समांतर है, तो एक रफ स्केच बना लेते हैं। मान लिया ये है कर्व, हमें इस कर्व पर स्थित वह सभी बिंदु बनाना है जहाँ पर टेंजेंट एक्स एक्सिस के पैरेलल हो। दिस मीन्स हमें वो एक्स फाइंड करने हैं जहाँ पर dy/dx 0 हो, क्योंकि टेंजेंट पैरेलल होने का मतलब m0, m मीन्स dy/dx। तो हमें सीधे सीधे dy/dx की वैल्यू उन पॉइंट पे 0 होगी। इस कॉन्सेप्ट से हम पॉइंट निकाल लेंगे। सबसे पहले मानेंगे, माना बिंदु, आप एक ही बिंदु मानेंगे, जितने होंगे वो कैलकुलेशन में आएंगे, हमेशा एक ही अज्यूम करेंगे। माना बिंदु HK है जो वक्र को लाई करेगा, तो ये क्वेश्चन तो आपको पहले बना लेना चाहिए। HK को आप इसमें सेटिस्फाई करा देंगे कर्व में, तो ये हो जाएगा h³ माइनस 12h प्लस 18, इक्वेशन 1 है। अब दूसरा है कि ये इसका यूज करना है हमें कि dy/dx h, k पर 0 है, तो चलिए इसी को फाइंड करते हैं। dy/dx होगा 3x² माइनस 12, अब इसी को निकालेंगे h, k पर, तो 3h² माइनस 12 और दिस विल बी इक्वल टू 0, क्योंकि dy/dx टेंजेंट पैरेलल है, दिस मीन्स dy/dx की वैल्यू 0, तो x² आएगा 4 यहाँ से, तो h आएगा प्लस माइनस 2। तो जब h प्लस 2 है तब k हमें निकालना है, तो 2 पॉइंट हमें पेयर मिलेंगे 18, तो इधर रखिए 2 पहले, तो ये हुआ आपका 26, तो 2 आएगा, तो k आया आपका 2, तो एक पॉइंट हुआ 2 2, और 2 2 वाला शायद एक में ही है इसमें, तो दूसरा यही वाला आएगा कन्फर्म है। h इक्वल टू -2 पर k 34 आएगा, यार चेक कर लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट वन है, वक्र y इक्वल टू e⁻²x बिंदु 0,1 पर स्पर्श रेखा x अक्ष से निम्न में किस बिंदु पर मिलती है। यानी ये कह रहा है कि इस वक्र की इस पॉइंट पर टेंजेंट खींचिए और वो x अक्ष को कहाँ कट करेगी ये बताइए। तो हम y0 करके x का पॉइंट निकाल लेंगे, y0 होगा उधर। तो अगर हम डायरेक्ट बात करें तो
वाई जीरो होता है एक्स एक्स पे, तो हम दो ऑप्शन को तो गलत कह ही सकते हैं, क्योंकि क्या कह रहा है, स्पर्शी एक्स एक्स से किस बिंदु पर मिलेगी, तो जहाँ भी टेंजेंट मिलेगी एक्स एक्स पे वहाँ पे वाई जीरो होगा कि नहीं, एक्स एक्स पे वाई जीरो होता है, तो वाई जीरो वाले ऑप्शन कौन कौन है, बी है और सी है। वो आधार पे हम ये कह सकते हैं कि ए पहला वाला और आखिरी वाला गलत होगा। बाकी कैलकुलेशन आप करेंगे। तो चलिए डी वाई बाई डी एक्स निकालिए, ई की पावर 2x, फिर 2x का 2 होगा। अब निकालिए 0 1 पर, पॉइंट भी हमें गिवन है, तो x की जगह 0, y की जगह 2, तो ये आया 2, ये m की वैल्यू हुई, और x1 y1 यही बनेगा। तो इक्वेशन होगी y माइनस y1 इक्वल टू m x माइनस x1। x1 है आपका 0, तो y इक्वल टू 2x प्लस 1, ये टेंजेंट होगी। ये एक्स एक्सिस कहाँ काटेगी, तो इसमें y0 रख दीजिए, y0 रखेंगे इसमें, तो 0 इक्वल टू 2x प्लस 1, तो x इक्वल टू माइनस हाफ होगा। ठीक है, माइनस हाफ इसमें भर दिया है, बी वाले में y0 होगा। ये की पावर 2x का ग्राफ कह सकते हैं, ये टेंजेंट है और इस तरह कट करेगी, y0 होगा वो। वैसे वो नेगेटिव में कट करेगी, लेकिन रफ स्केच में आप बना सकते हैं। इसमें पैरामीट्रिक फॉर्म में कर्व दिया है, जब कर्व इस तरह दिया हो x इक्वल टू एफ टी और y इक्वल टू जी टी, तो डी वाई बाई डी एक्स को आप अलग अलग डिफ्रेंशिएट करके निकालेंगे, डी वाई ओवर डी एक्स, तो ये निकलेगा आपका डी वाई ओवर डी टी में आप भाग देंगे डी एक्स ओवर डी टी का, और दैट विल इक्वल टू जी डैश टी अपॉन एफ डैश टी, अलग अलग करके डिवाइड करेंगे। और फिर बिंदु जो गिवन है ये वैल्यू है आपकी x और y की, तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको ध्यान देना होगा, अच्छा क्वेश्चन है। तो चलिए मैं कर्व लिखता हूँ, x इक्वल टू है टी क्यू प्लस 3t माइनस 8, और y इक्वल टू है 2t स्क्वायर माइनस 2t माइनस 5। पहले मैं दोनों को डिफ्रेंशिएट करता हूँ, ये क्वाड्रेटिक है सॉरी, तो डी एक्स वाई डी टी क्या होगा इसका 2t प्लस 3, इसका डी वाई बाई डी टी क्या होगा 4t माइनस 2। अब दोनों को डिवाइड कर देंगे तो डी वाई ओवर डी एक्स मिलेगा, डी टी डी टी कैंसिल होगा, 2t प्लस 3। अब हम प्रवणता ही पूछ रहा है, अब अगर हमें t की वैल्यू पता होती तो हम यहाँ रख के m निकाल लेते, लेकिन हमें यहाँ दिया है 2,-1। अब हमें 2,-1 पर t पता करना होगा, तो ये कैलकुलेशन इसमें एक्स्ट्रा है इतनी। तो 2,1 का मतलब x की वैल्यू 2 है और y की वैल्यू -1 है, यहाँ से हम कॉमन t फाइंड करेंगे। तो चलिए x इक्वल टू 2 रखिए इसमें, इस वाले में y इक्वल टू -1 रखिए, तो टी स्क्वायर प्लस 3t माइनस 8 इक्वल टू 2। दूसरी इक्वेशन मिलेगी 2t स्क्वायर माइनस 2t माइनस 5 इक्वल टू -1, ये आपका हो जाएगा -4, 2 से डिवाइड कर दीजिए, एक इससे भी मिलेगा, इसको यहाँ लाएंगे तो -10। हमें कॉमन टी चाहिए होगा जो दोनों को सेटिस्फाई करे, तो चलिए दोनों को कैलकुलेट कर लेते हैं। प्लस 5t माइनस 2t माइनस 10, t प्लस 5 और t प्लस 5, तो t की वैल्यू मिली 2 और -5, जरा इससे भी फाइंड करिए। t कॉमन लेंगे तो t प्लस t माइनस 2, और 1 कॉमन लेंगे तो t माइनस 2, तो t इक्वल टू 2 और t इक्वल टू -1, दो वैल्यू मिलेंगी, तो 2 दोनों में, तो जो कॉमन वैल्यू होगी वो होगी t इक्वल टू 2। अब हम यहाँ पे रख सकते हैं, t इक्वल टू 2 रखेंगे तो 8 ये हो जाएगा -2 अपॉन 4 प्लस 3, दैट इज 6/7। 6/7 आपका ऑप्शन बी में है। ठीक है, यहाँ पे सीधे सीधे प्रच्छेद कोण पूछा है, ये वाला कर्व यहाँ डिस्टर्ब है, तो ये इधर मैं लिख दिया है, इधर दोबारा मैं लिख देता हूँ। ये पहला वाला कर्व है आपका x³ माइनस 3xy² प्लस 2 इक्वल टू 0, दूसरा ये। अब हमें इनका प्रच्छेद कोण निकालना है। वैसे तो जो जनरल वर्किंग रूल होता है 2 कर्व के प्रच्छेद कोण होता है, इन जनरल हम बात करें कि एक कर्व ये है, एक कर्व ये है, और हमें इनका एंगल ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है।
प्रच्छेद कोण। तो जनरल रूल क्या होता है कि आप सबसे पहले प्रच्छेद बिंदु निकालेंगे, जो बिल्कुल वर्किंग रूल है इसका। दोनों कर्व को सॉल्व करके प्रच्छेद बिंदु, फिर दोनों कर्व का dy/dx निकालेंगे, दोनों कर्व का, और dy/dx की वैल्यू सेम पॉइंट पे जो प्रच्छेद बिंदु है उस पर निकालेंगे, दोनों की, इधर भी। तो एक को हम m1 अज्यूम कर लेते हैं और एक को m2। यानी प्रच्छेद कोण की डेफिनेशन है कि एंगल बिटवीन द टेंजेंट्स ड्रॉन एट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, यानी प्रच्छेद बिंदु पर खींची गई स्पर्शियों के बीच का कोण। प्रच्छेद बिंदु पर खींची गई स्पर्शियों के बीच का कोण होता है। तो यहाँ पे हम प्रच्छेद बिंदु ना निकाल के अज्यूम करेंगे, अगर जरूरत होगी तो बाद में फाइंड कर लेंगे। सबसे पहले हम मानते हैं माना प्रच्छेद बिंदु x1 y1, ठीक है, और हमें एंगल ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है। तो हम प्रच्छेद ये x1 y1 की वैल्यू बाद में ही निकाल सकते हैं सॉल्व करके। फिलहाल हम दोनों का आउटपुट करते हैं और x1 y1 पर दोनों का m1 m2 फाइंड करते हैं। चलिए इसका कैलकुलेशन होगा 3x², डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, और तो इसका दो फलन से होगा, dy होगा dx, 2 का 0 होगा, अब 3 भाग हो जाएगा। dy/dx की वैल्यू आएगी यहाँ से x² अपॉन y² प्लस सॉरी ये पूरा इधर आएगा, तो x² माइनस y² अपॉन 2xy, x² माइनस y² अपॉन 2xy। तो ये माइनस भी रहेगा एक यहाँ, ये हो गया। तो पूरी वैल्यू मिली हमें माइनस x² माइनस y² अपॉन 2xy। अब इसमें x1 y1 रखेंगे तो ये हो जाएगा। कभी कभी कैलकुलेशन बिना प्रच्छेद बिंदु के भी काम बन जाता है, एंगल 90 हो रहा होगा ये है, तो आप प्रच्छेद बिंदु बाद में ही सॉल्व करें। ये m1 हो गया, कैंसिल हो सकता है ना। अब इसका करते हैं, तो 3 कॉमन लीजिए, x² y का होगा प्लस x² सॉरी 2x x² का होगा और y एज इट इज रहेगा, और माइनस 3y² dy/dx और इक्वल टू 0। तो 3 का यहाँ भी भाग हो जाएगा। अब dy/dx की वैल्यू यहाँ से भी निकालेंगे, तो यहाँ से dy/dx मिलेगा जस्ट इसका अपोजिट, यानी 2xy अपॉन x1² माइनस y1, यहाँ x1 y1 भी रख देंगे, तो ये m2 हुआ। अब आप दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 आएगा, ठीक है, m1 गुणा m2 यहीं से हमें दिख रहा है माइनस। यानी जब भी 90 वगैरह हो ऑप्शन में, तो आप हमेशा प्रच्छेद बिंदु में समय बर्बाद ना करके पहले m1 m2 देखें। ऐसा तो नहीं इक्वल आ रहे हों या अपोजिट आ रहे हों, तो सीधे एंगल मिल जाएगा, आप प्रच्छेद बिंदु सॉल्व करने से भी बच जाएंगे, खासकर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में। ये कैंसिल होगा और ये भी कट जाएगा, तो ये -1 आएगा। दिस मीन्स ये 90 पे कट कर रहे हैं, यानी इनका एंगल ऑफ इंटरसेक्शन 90 होगा। तो हमेशा आपको पहले कोशिश करनी है कि कहीं से x1 y1 बिना सॉल्व करे हमारा काम तो नहीं बन रहा है। ये इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग पे है, तो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के लिए जहाँ भी dy/dx ग्रेटर देन 0 होता है वहाँ से इंक्रीजिंग वाले x मिलते हैं, और जहाँ dy/dx लेस देन 0 होता है वहाँ डिक्रीजिंग वाले x मिलते हैं। हमें x ही बताने होती है। चलिए, वह अंतराल जिसमें ये फलन हिरासमान है, तो f' लेस देन 0 कराना होगा। हम f' की वैल्यू क्या होगी, इसका डिफरेंशिएशन करें, 6x² प्लस 18x प्लस 12, 6 कॉमन लें। अब इसके फैक्टर होंगे, फिर इसका चिन्ह चेक करेंगे f' का कहाँ पॉजिटिव है और कहाँ नेगेटिव है। x कॉमन लेंगे और 1 कॉमन लेंगे, तो ये फाइनल आएगा 6 × x + 2x + 1। 6 तो पॉजिटिव रहेगा। अब हमें इसका साइन चेक करना होगा, तो नंबर लाइन पे बनाएंगे नहीं, नंबर लाइन पे बनेगा -2 और -1, ये छोटा है, अब प्लस माइनस प्लस। अब हमें देखना है कौन सा रीजन f' का नेगेटिव वाला, तो नेगेटिव यहाँ है, और ये कौन सा अंतराल है, -2 से -1, क्योंकि f' ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हमें कराना, क्वालिटी भी आएगी यहाँ, तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन बी। यहाँ से आप नेगेटिव वाले x ये होंगे, नंबर लाइन पे बनाएंगे ना।
चलिए, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। अब एक चीज़ और मैं इसमें बताना चाहूँगा कि इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन की कुछ प्रॉपर्टी है, जरा उसको ध्यान देंगे। ये तो हम जानते हैं कि एफ डैश एक्स जहाँ पे पॉजिटिव होगा वहाँ से जो एक्स मिलेंगे वो इंक्रीजिंग वाले होंगे, और जहाँ एफ डैश एक्स लेस देन 0 होगा, इक्वालिटी भी लगा सकते हैं, तो वहाँ पे जो एक्स मिलेंगे वो डिक्रीजिंग वाले होंगे, जिन एक्स पे एफ डैश एक्स लेस देन 0 होगा। अब कभी कभी ऐसा होगा कि अगर कोई फंक्शन का एफ डैश एक्स लगातार एक सा ही है, लगातार पॉजिटिव है, या एफ डैश एक्स लगातार नेगेटिव है, तो उतने एक्स पे इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग होगा। और एफ डैश एक्स साइन चेंज ना करे, एक ही साइन दिखे, तो जरा यहाँ ध्यान देंगे, इसमें हमें मैक्सिमम मिनिमा और वर्धमान ह्रासमान सब बताना है। तो जरा देखिए, एफ एक्स इक्वल टू है 2x प्लस कॉस एक्स, तो डिफ्रेंशिएट इसे करेंगे जब, तो आएगा 2 माइनस साइन एक्स। अब ये जो एफ डैश एक्स है ये पूरे रियल एक्स पर पॉजिटिव रहेगा, ये हम कैसे कह सकते हैं, पर पॉजिटिव, क्योंकि साइन एक्स की वैल्यू ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगी, 1। जब ये 1 भी होगा तो 2 माइनस 1 1 आएगा, यानी पूरा एफ डैश एक्स हमेशा पॉजिटिव है, क्योंकि इसकी मैक्सिमम वैल्यू 1 हो सकती है। जब ये 1 होगा तब भी पॉजिटिव होगा, और -1 में तो पॉजिटिव होगा ही, 0 में भी पॉजिटिव होगा, तो ये हमेशा क्या होगा, फिर वर्धमान फलन होगा, क्योंकि एफ डैश एक्स हमेशा पॉजिटिव है इसका। और एक निष्कर्ष यहाँ से भी ये भी निकलता है कि अभी एक एक की फलन आपने शुरू में पढ़े हैं, यदि किसी फलन का एफ डैश एक्स पूरे एक्स में ग्रेटर देन 0 है या पूरे एक्स में लेस देन 0 है, तो वो फलन 1 1 होता है। इस फलन को अगर पूछा जाता है क्या ये 1 1 है, तो आप कहते यस, ये 1 1 भी होगा, क्योंकि लगातार एफ डैश एक्स या तो घटेगा या बढ़ेगा, यहाँ बढ़ेगा एफ डैश एक्स। यदि यहाँ से आप ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि कोई फलन पूरे डोमेन में लगातार इंक्रीजिंग है या लगातार डिक्रीजिंग है, तो वह 1 1 होगा। यदि कोई फलन संपूर्ण अंतराल में, संपूर्ण प्रांत में, ठीक है, संपूर्ण प्रांत में वर्धमान है लगातार या ह्रासमान है, जहाँ भी डिफाइन है वहाँ अगर वर्धमान, संपूर्ण प्रांत में वर्धमान या ह्रासमान है लगातार, एक ही चीज हो, या तो वर्धमान या ह्रासमान, तो वह एक ही होता है। ये निष्कर्ष यहाँ से आप निकाल सकते हैं। तो कभी कभी एक ही में ये रूल आपको लगाना पड़ जाता है। नेक्स्ट वन है, इसमें हमें ये बताना है कि किस एक्स पे ह्रासमान है इनमें से, ये फंक्शन है, तो हम सीधे सीधे डिफ्रेंशिएट करेंगे। एक्स माइनस 3 का होल स्क्वायर, इसका 2 फलन से कर सकते हैं, तो dy होगा dx होगा, इसी का कर लीजिए, फिर दूसरे केस में इसका कर दीजिए। अब हम x माइनस 3 कॉमन ले सकते हैं यहाँ से, तो पूरा आएगा आपका x माइनस 3 और 3x माइनस 3 कॉमन ले सकते हैं, x माइनस 1 x माइनस 3, तो हमें 2 क्रिटिकल पॉइंट मिले। इन्हें नंबर लाइन पर बनाएंगे, एक पॉइंट होगा 3, एक होगा 1, प्लस माइनस प्लस, यहाँ यही लगेंगे, यहाँ कुछ भी हमें चाहिए। अब हम देखेंगे नेगेटिव पॉजिटिव, तो ये यहाँ पे डिक्रीज करेगा, क्योंकि एफ डैश एक्स क्या है, यहाँ पे लेस देन 0 है, ये माइनस चिन्ह है, यहाँ पॉजिटिव, यानी यहाँ इंक्रीजिंग होगा, तो यहाँ डिक्रीजिंग होगा, तो ये वर्धमान ह्रासमान कहाँ पे होगा, 1 से 3 में, ये वाला अंतराल ये दिख रहा है, यहाँ पे नेगेटिव है। फिफ्टीन क्वेश्चन है, फलन 4 साइन क्यूब एक्स माइनस दिस प्लस 100। अब हमें ये बताना है कि इनमें से कौन सा सही है। चलिए पहले डिफ्रेंशिएट करते हैं, फिर देखेंगे। तो एफ डैश एक्स होगा, चलिए इसका साइन क्यूब एक्स का होगा 12 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस एक्स, इसका होगा 12 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, इसका होगा 12 कॉस एक्स, 100 का 0। कॉमन क्या है पूरे से कॉमन है 12 कॉस एक्स, क्या बचेगा, साइन स्क्वायर एक्स माइनस साइन एक्स प्लस 1। अब हमें यहाँ से साइन चेक करना है, तो इसका हम परफेक्ट स्क्वायर भी बना सकते हैं, तो ये हमेशा पॉजिटिव दिखेगा, और पूरा मामला हमारा अटक जाएगा किस पे, कॉस एक्स पे, ये हमेशा पॉजिटिव रहेगा। इसको आप परफेक्ट स्क्वायर भी बना के देख सकते हैं, देखिए वहीं से बेटर रहेगा। तो मैं 1/4 जोड़ रहा हूँ, 1/4 घटा रहा हूँ,
जिसमें एक्स की तरह जैसे परफेक्ट बनाते हैं वहाँ साइन एक्स में बनाएंगे, क्वाड्रेटिक है साइन एक्स में। तो ये आपका होगा साइन एक्स माइनस हाफ का होल स्क्वायर और प्लस 3/4। अब यहाँ से आपको क्लियर हो जाएगा कि ये पॉजिटिव है। देखिए एफ डैश एक्स आया 12 cos x और ये बचा आपका इनटू में साइन एक्स माइनस हाफ का होल स्क्वायर प्लस 3/4। अब यहाँ से कन्फर्म है कि ये वैल्यू हमेशा पॉजिटिव है, कोई भी एक्स आप लें। ये होल स्क्वायर है, पॉजिटिव होगा, प्लस 3/4 है, तो ये हर एक्स पे पॉजिटिव, +4 x बिलोंग्स टू रियल। तो अब पूरा मामला ये भी पॉजिटिव है, पूरा मामला cos x पे है, क्योंकि ओवरऑल हमें साइन चेक करना होता है पूरे का एफ डैश एक्स का। तो अब हम ऑप्शन से आराम से चेक कर सकते हैं, सभी चीज़ गवर्न होगी अब cos x से, क्योंकि cos x के हिसाब से ही हमारे यहाँ बाद में कैलकुलेशन आ रही है। ये तो हमेशा पॉजिटिव है, इस पर डिपेंड करेगा। तो मैं cos x का ग्राफ ही बना लेता हूँ दो लूप में। तो देखिए ये π/2 होता है, ये पाई और ये 3π/2, ये पाई होता है। ठीक, चलिए अब क्रम से देख लेते हैं। जहाँ पे cos x नेगेटिव होगा वहाँ एफ डैश एक्स नेगेटिव होगा। सीधे हमें इसका साइन देखना है cos x का, तो जाहिर सी बात है हमें देखना है। तो π/2 से 3π, पाई से 3π/2, इसमें cos x क्या है नेगेटिव, पाई से 3π/2 में cos x नेगेटिव होता है। ये कौन सा क्वाड्रेंट है आपका, तीसरे में cos नेगेटिव है। तो जब ये नेगेटिव होगा तो एफ डैश एक्स क्या होगा, x बिलोंग्स टू पाई से 3π/2 में एफ डैश एक्स <0 होगा, क्योंकि ये <0 है, बाकी सब पॉजिटिव है। तो इसका मतलब यहाँ क्या होगा, ह्रासमान, ये वर्धमान दिया है, तो ये ऑप्शन तो नहीं होगा। अगला बी में आइए, कह रहा है π/2 से पाई में, π/2 से पाई में भी ये नेगेटिव है, सेकेंड क्वाड्रेंट है। सेकेंड क्वाड्रेंट में cos x क्या होता है नेगेटिव, तो यहाँ भी ह्रासमान होगा। ये बात बिल्कुल सही है। आगे आते हैं -π/2 से π/2 में, ये कौन सा क्वाड्रेंट है, -π/2 यहाँ होगा। -π/2 से +π/2 में ये पॉजिटिव होगा, देखिए इतना ये। तो यहाँ पे क्या होगा, वर्धमान, यहाँ ह्रासमान दिया है इसलिए भी गड़बड़ है। 0 से π/2 में भी ये पॉजिटिव होता है, तो यहाँ भी वर्धमान होगा, ये भी उल्टा है। तो बस एक ओनली वन वाला है, ऑब्वियस सी बात है, बी वाला सही होगा। इसमें आपको 0 से π/2 में वर्धमान ह्रासमान देखना है। तो एक तरीका तो ये है कि एफ डैश एक्स चेक कर लें किसका नेगेटिव भेजने में, और दूसरा ग्राफ से भी। तो चलिए एफ डैश एक्स कर लेते हैं सभी फलन का। ये है sin 2x, दूसरा है tan x। सभी का एफ डैश एक्स 0 से π/2 में चेक करते हैं, जिसका नेगेटिव होगा वो सही होगा। ये cos x और cos 3x। चलिए सबको डिफ्रेंशिएट करिए। पहले वाले का एफ डैश एक्स होगा 2 cos 2x, दूसरे वाले का एफ डैश एक्स होगा sec²x, तीसरे का एफ डैश एक्स होगा -sin x, फिर इसका एफ डैश एक्स होगा -3 sin 3x। अब देखते हैं कहाँ 0 से π/2 रखते हैं। तो 0 से π/2 में cos 2x हमें देखना है। तो x अगर 0 से π/2 है तो 2x कहाँ होगा, 0 से पाई होगा, और 0 से पाई में cos 2x क्या होता है नेगेटिव। ये हमें देखना है 0 से π/2, 0 पे तो ये 1 होगा, π/2 पे एग्जैक्ट क्या होगा माइनस, और बीच में जैसे कोई मान ले π/4 तो ये 0 हो रहा है। ये वाला हमेशा पॉजिटिव है sec²x 0 से π/2 में, तो ये तो वर्धमान होगा। और ये -sin x है 0 से π/2 में, ये क्या होगा नेगेटिव, तो ये ह्रासमान कन्फर्म है। और cos 3x का होगा ये। अब हम 0 से π/2 के बीच वैल्यू रखेंगे तो 3x हो जाएगा आपका 0 से पाई, 0 से पाई में 0 से 3π/2 इसके लिए। तो 0 से 3π/2 में देखें साइन को, तो ये पॉजिटिव नेगेटिव दोनों चिन्ह ले रहा है। हमें क्या बताना है कि लगातार ह्रासमान हो, तो लगातार ह्रासमान सिर्फ ये रहेगा। ये दोनों तरह से साइन दे रहे हैं, इसमें पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो रहे हैं बीच में, इसमें भी यही हो रहा है। अगर लगातार नेगेटिव की बात करें तो सिर्फ सी में है, इसलिए हम पूरा फाइनल आंसर ये लेंगे। और सबकी ग्राफ बना के भी अलग अलग देख सकते हैं, उसमें फिर हमें डिफ्रेंशिएशन करने की ज़रूरत नहीं होगी। जैसे sin 2x से देखिए, sin 2x का मैं बना लेता हूँ। पहले sin x का बनाएंगे,
फिर 2 से डिवाइड कर देंगे इसको, तो 2 से π/4, ये π/2, ये 2, तो ये पाई हो जाएगा। हमें 0 से π/2 तक ऑब्जर्व करना, तो 0 से π/2 तक हम देखेंगे तो ये 0 से π/4 में वर्धमान है और π/4 से π/2 में ह्रासमान है, तो ये दोनों अंतराल रख रहा है। sin 2x इन बिटवीन 0 to π/4 इंक्रीजिंग, π/4 से π/2 में डिक्रीजिंग। अगला है tan x माइनस x, इसमें भी इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग देखना है, तो f डैश x होगा sec स्क्वायर x माइनस 1। तो sec स्क्वायर की जो वैल्यू है उसको आप ऐसे भी देख सकते हैं, ये हमेशा 1 से बड़ी होगी और 1 में 0 होगा, अदरवाइज ये 1 से बड़ी होगी हमेशा, इसको ऐसे भी समझ सकते हैं। पर स्क्वायर x का मान 1 से छोटा होगा, 1 से छोटे में ये ऊपर जाएगा तो ये 1 से बड़ा रहेगा, ठीक है, तो ये हमेशा वर्धमान है। अंतराल में आपको मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू निकालनी है। इसका आप पहले जनरल रूल देखेंगे कि फलन f(x) का अंतराल a से b में मैक्सिमम मिनिमम मान, क्लोज इंटरवल होगा यहाँ हमेशा। तो इसमें हमें बस जो ध्यान देना है वो ये है कि बाकी की कैलकुलेशन तो उसी तरह होगी, यानी f डैश x आप 0 करेंगे, वहाँ से x फाइंड करेंगे, लेकिन x वही लेंगे जो a और b के बीच हैं। x जो भी आप f डैश x 0 करने से मिलेंगे सब नहीं लेना है, इनके बीच वाले लेना है। वो लेने के बाद आप इनके लिए कैलकुलेशन उसी तरह डबल डिफरेंशिएट करेंगे और मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू निकाल लेंगे जो भी आएगी। उसके बाद आपको एक काम और करना है कि a पर भी आप वैल्यू निकालेंगे और b पर भी निकालेंगे। अगर a और b पर जो वैल्यू है वो इन वैल्यूज से ज़्यादा है या कम है तो फिर ये कंसीडर करेंगे, अदरवाइज जो वैल्यू यहाँ आई है वो ले लेंगे, ठीक है। तो मैं क्वेश्चन से देखता हूँ, तो y पर टू मान लेते हैं इसे x³ माइनस 18x² 96x, तो dy/dx पहले निकालिए, उसी तरह चलेंगे। अब इसे 0 करेंगे, पहले 3 से डिवाइड कर दें, अब 82 है तो 8 4 12 हो जाएगा। x फाइंड करें पहले, -8 कॉमन लीजिए, तो दो वैल्यू मिलेंगी यहाँ से 4 और 8, दोनों वैल्यू आपकी 0 और 9 के बीच हैं, ठीक है। तो दोनों कंसीडर करेंगे यहाँ, क्योंकि दोनों 0 और 9 के बीच हमें लेना है, हमारे 0 9 के बीच ही हैं दोनों, ठीक है। अब हम डबल डिफरेंशिएट करेंगे, तो इसका डबल होगा जब तो d²y/dx² होगा 6x, इसका होगा -36, 4 रखिए और 8 रखिए, इसका मान x = 4 पर भी देखेंगे और 8 पर भी। 4 पर ये कितना होगा 24 - 36, तो नेगेटिव आएगा ये 4 पर, इसका मतलब 4 + 4 पर मैक्सिमम है, इसमें पॉजिटिव आ रहा होगा, देखिए +12 जो कि पॉजिटिव है, तो इस पर मिनिमम होगा, ये वैल्यू भी निकाल लेंगे आप। तो f4 और x = 4 पर भी मान निकाल लेंगे मैक्सिमम, और 8 पर भी निकाल लेंगे। 4 पर ये क्या मान देगा, अभी तो हम इसी को मैक्सिमा कहेंगे, 4 यहाँ रखेंगे, तो ये होगा आपका 64 माइनस, इधर लिखते हैं 18 × 16 + 96 × 4, ये मान निकाल लेंगे। इसी तरह मिनिमम वैल्यू निकाल लेंगे 8 पर, 8³ माइनस 18 × 8² इसी में रखते, फिर हम दो वैल्यूज और निकालेंगे, एक वैल्यू निकालेंगे f0, एक निकालेंगे f9। अगर ये वैल्यूज इन वैल्यू से ज़्यादा या कम है, मैक्सिमम वैल्यू अगर इससे ज़्यादा है तो वो लेंगे, और अगर इनसे छोटी हैं या दोनों से बड़ी हैं तो आप इसे छोड़ के बस यही आंसर ले लेंगे। इनसे बड़ी वैल्यू मिल रही है तो फिर इनको लेना, यानी आपको यहाँ पे f0 f9 भी निकालना, f0 की वैल्यू तो 0 होगी और f9 की वैल्यू भी कैलकुलेशन करनी होगी आपको। तो अगर इनसे बड़े मान आ रहे हैं तो कंसीडर कर लेंगे, अदरवाइज यही आंसर हो जाएंगे।
इसमें लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा बताना, इसका मैं थोड़ा सा आपको आइडिया दे दूँ। कोई भी फंक्शन हो, किसी भी फंक्शन में कई मैक्सिमा कई मिनिमा हो सकते हैं, लेकिन उनके नाम भी हम अलग हिसाब से डिफाइन करेंगे। यहाँ कुछ बिंदु ये हैं कि दो लगातार मैक्सिमा या दो लगातार मिनिमा एग्जिस्ट नहीं करते, सबसे पहले तो ये ध्यान रखेंगे। यानी एक एक्स में अगर हम बढ़ते हुए एक्स में देख रहे हैं, तो अगर हमें मिनिमा मिला है तो आगे बढ़ने पे अब मैक्सिमा ही रहेगा, चाहे वो लोकल हो चाहे एब्सोल्यूट हो। तो दो लगातार मिनिमा या दो लगातार मैक्सिमा एग्जिस्ट नहीं करती। अब नामों की बात आती है, तो लोकल मैक्सिमा, लोकल मिनिमा, एब्सोल्यूट मैक्सिमा और एब्सोल्यूट मिनिमा। हिंदी में ऐसे कहते हैं स्थानीय उच्चिष्ट, लोकल मतलब स्थानीय, स्थानीय निम्निष्ट और परम उच्चिष्ट और परम निम्निष्ट। ठीक, तो जो सबसे बड़ा मान होता है, अगर कई उच्चिष्ट निम्निष्ट आ रहे हैं फलन में, क्योंकि कई एक्स मिल रहे होंगे कहीं कहीं आपको, तो जो सबसे बड़ा मान होगा सभी मानों में वो एब्सोल्यूट मैक्सिमा होगा। जो सबसे छोटा होगा वो एब्सोल्यूट मिनिमा, और जो बीच के मान होंगे वो लोकल वाले होंगे। वो बड़े वाले से थोड़ा कम होंगी मैक्सिमा और छोटे वाले छोटे होंगे उससे, तो वो स्थानीय कहलाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमें यही बताने हैं कि कितने बिंदु हैं। ठीक है, तो हम dy बाई डी एक्स को जीरो करके देखते हैं। एफ डैश एक्स फाइंड करेंगे तो ये आएगा 6x² 6x माइनस 12, 6 कॉमन लेंगे, अब फैक्टर करेंगे इसके, जीरो करेंगे सीधे एफ डैश एक्स के लिए, तो ये मिलेगा हमें x² माइनस, अब सॉल्व करेंगे इसे, तो x की दो वैल्यू मिली, 1 और -1 और 2। अब हमें डबल डिफरेंशिएट करके चेक करना होगा, तो डबल डिफरेंशिएशन इसका आएगा 12x माइनस 6। अब इसमें हम रखेंगे x इक्वल टू -1 और x इक्वल टू 2। -1 जब रखेंगे ये -18 आएगा जो कि नेगेटिव है, और इसका मतलब है कि -1 पर क्या होगा मैक्सिमम। 2 रखेंगे इसी में, तो ये प्लस आएगा, इसका मतलब है कि ये पॉजिटिव है वैल्यू। जब डबल डिफरेंशिएशन पॉजिटिव हो तो क्या मिलता है मिनिमा। तो हमें एक मैक्सिमा मिल रहा है, एक मिनिमा मिल रहा है, तो दो हम क्या कह सकते हैं इसे कि एक उच्चतम और एक निम्नतम। ठीक है, तो ये वाला ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि दोनों मिल रहे हैं अलग अलग। इसमें हमें चेक करना है कि 5π/6 पर इसका क्या होगा, तो बस सीधे चेक करिए इसे। सबसे पहले तो ये पॉइंट देखिए आ रहा है कि नहीं, तो एफ डैश एक्स निकालिए पहले इसका, तो 6 cos 3x भाई sin 3x का cos 3x इंटू 3 होगा। इसी तरह इसका -9 sin 3x का होगा, और इसको जीरो करेंगे। जीरो करने के बाद हमें यहाँ से मिलेगा, पहले आप डिवाइड कर दें 3 से, इक्वल टू 0। यहाँ से आपको tan 3x मिलेगा 2/3। अब डबल डिफरेंशिएट करेंगे, तो डबल डिफरेंशिएशन आएगा 5π/6 पे हमें पूछ रहा है, 5π/6 तो यहाँ से हमें मिलने वाला है नहीं, वो पॉइंट आएगा ही नहीं। और डबल डिफरेंशिएशन करके इस पे हम चिन्ह भी देखेंगे तो मैक्सिमम हमें कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि एक ही x मिल रहा है, और वो है ये tan इनवर्स 1/2 1/3 tan इनवर्स 2/3। तो इसका मतलब है कि इसकी ना मैक्सिमम वैल्यू होगी और ना मिनिमम। डबल भी करके चेक कर सकते हैं, इस x पे नहीं मिलेगा कुछ 5π/6 पे जिस पे पूछ रहा है। ठीक है, इसमें कह रहा उच्चतम प्रवणता, तो सबसे पहले तो हम प्रवणता निकालेंगे, फिर उसको मैक्सिमाइज करेंगे, ये ध्यान लेंगे यहाँ पे। तो ये हमें कर्व दिया है, तो हम पहले प्रवणता फाइंड करेंगे और फिर उसको मैक्सिमाइज करेंगे। तो y इक्वल टू हमें गिवन है -x³ + 3x² + 9x, dy/dx होगा -3x² + 6x + 9।
ये वैल्यू हुई आपकी प्रवणता की। dy बाई डी एक्स को हम क्या कहेंगे, मैक्सिमम मिनिमम में तो जो होगा ठीक है, लेकिन हमें प्रवणता की मैक्सिमम वैल्यू चाहिए, तो पहले हम प्रवणता फाइंड करेंगे। तो m प्रवणता हुई। अब आपका ये क्वेश्चन अलग से आप इसे क्वेश्चन मानें। अब ये हो गया कि इसकी मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू, इसकी मैक्सिमम वैल्यू बताएं, यही प्रवणता है ये m। अब हम इसके लिए कैलकुलेशन करेंगे आगे, थोड़ा सा यहाँ पे यही घुमाया गया है। तो हम इसके उच्च निम्न मान के लिए इसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे, यानी dm ओवर dx। तो ये आएगा 6x प्लस 6, इसे 0 करेंगे तो x आएगा 1, डबल करेंगे तो नेगेटिव आएगा -6। इसका मतलब x बराबर 1 पर m का मान मैक्सिमम होगा। m का मान ये जो m है मैक्सिमम होगा, क्योंकि नेगेटिव आ रहा है। अब मैक्सिमम वैल्यू भी निकाल सकते हैं m की +1 पर, तो यहाँ +1 रख देंगे 15, तो ये 12 आएगा 12, ठीक है, b हो जाएगा। स्तब्ध बिंदु का मतलब है पॉइंट, मैक्सिमम मिनिमम वाला पॉइंट है, या इसी को कह सकते हैं स्टेशनरी पॉइंट, ठीक है। क्रिटिकल पॉइंट भी बोलते हैं। क्रिटिकल पॉइंट स्तब्ध पॉइंट, यानी जहाँ पे इसका कोई खास फंक्शन खास तरह से बिहेव कर रहा है, मैक्सिमा है या मिनिमा है, इसी को कहते हैं क्रिटिकल पॉइंट या स्टेशनरी पॉइंट, ठीक। तो हमें डिफ्रेंशिएट करके 0 करके x से निकालना है सीधा सीधा। तो y एफ एक्स हमें गिवन है x की पावर x। अब हम x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे, यानी डी बाई डी एक्स ऑफ x की पावर x। अब एफ एक्स घात जी एक्स, इसको डायरेक्ट करते हैं, चलिए। तो x की पावर x और इनटू में डी बाई डी एक्स होगा x लॉग x का, पहला और ये दूसरा log x इंटू 1। अब इसे 0 करेंगे तो ये कभी 0 नहीं होगा। x की पावर x हो, e की पावर x हो, ये रियल नंबर पे 0 नहीं होती, ये ध्यान रखेंगे। हमेशा पॉजिटिव होते हैं दोनों, रियल x पे 0 नहीं होते हैं, इसलिए इनका सीधे हम भाग दे सकते हैं कैलकुलेशन में। बस इसे 0 कराएंगे तो 1 प्लस लॉग एक्स शुड बी इक्वल टू 0। तो लॉग एक्स मिलेगा -1, बेस ई है, जब हम कुछ नहीं लिख रहे हैं। तो अब हमें यहाँ से x फाइंड करना है, तो एंटी लॉग लेना होगा। तो ये फॉर्मूला आप ध्यान रखेंगे अब कि लॉग एक्स इक्वल टू हमें दिया हो, यहाँ पे कुछ भी हो, t नेगेटिव भी हो चलेगा, तो x इक्वल टू होगा e की पावर t। फिर से आप इसका लॉग लें तो यहीं पहुँच रहे हैं, तो इसका एंटी लॉग ये होगा। ये वैसे यहाँ से आता है, इसको समझ भी सकते हैं। लॉग एक्स बराबर t है, इसको हम लिख सकते हैं लॉग एक्स बेस ई, और फिर इसे तोड़ें लॉग एक्स अपॉन लॉग ई, यानी t लॉग ई, t को पावर में ले जाए तो x इक्वल टू ई घात t ही आएगा। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, फिर इधर से एंटी लॉग लेंगे तो x इक्वल टू ई घात -1, ये पूरा पावर में जाएगा ई को, ये यानी 1 अपॉन ई, ठीक है। तो अगर बेस ई ना होगा और कुछ हो तो उनको भी देख सकते हैं आप। लॉग एक्स बेस ए इक्वल टू टी हो तो यहाँ से x इक्वल टू आएगा ए घात टी, ये जनरल है। वन अपॉन एक्स की पावर एक्स का उच्चतम मान, मैक्सिमम वैल्यू पूछी तो सीधा कैलकुलेशन करते हैं, पहले पता करेंगे कहाँ पे, फिर वैल्यू निकलेगी। तो 1 अपॉन एक्स की पावर एक्स, तो डिफ्रेंशिएट करिए इसे उसी रूल से, तो वही फंक्शन आएगा। और डी बाई डी एक्स होगा, इसकी लॉग लेग से आएगा आपका एक्स लॉग 1 बाई एक्स। डायरेक्ट वाले तरीके से करते हैं, ये भी 0 नहीं होगा कभी। अब इसका पहले आप -x यहाँ बना लीजिए, फिर डिफ्रेंशिएट करेंगे, पहला दूसरा। ये माइनस बाहर भी निकाल सकते हैं, तो ये बाहर ले लिया मैंने। अब इसका फर्स्ट सेकेंड से होगा, तो ये मिलेगा इक्वल टू 0। जब इसे 0 करेंगे तो यहाँ से तो हमें कुछ नहीं मिलेगा, फिर वही कैलकुलेशन आएगी कि 1 प्लस लॉग एक्स इक्वल टू 0। अब हम एंटी लॉग यहाँ भी ले लेंगे, क्योंकि बेस ई है, तो x इक्वल टू हो जाएगा ई घात -1। तो हमें पॉइंट मिला 1 अपॉन ई, और इस पे इसकी वैल्यू, डबल डिफरेंशिएशन की वैल्यू नेगेटिव आ रही होगी। तो वैल्यू तो हम यहाँ से फाइंड, क्योंकि अब आप यहाँ से थोड़ा सा चालाकी कर सकते हैं कि जब एक ही x हमें मिला है
तो इसी पे मैक्सिमा या मिनिमा जो ही पूछ रहा है वो होगा, अदरवाइज कोई ऑप्शन में नन ऑफ दीज तो नहीं। तो इसका मतलब है कि इसी पे जब एक ही मान मिल रहा है तो इसी पे मैक्सिमा होगा या मिनिमा जो ही पूछा, वैल्यू आप पहले निकाल सकते हैं। इसमें हम ये फलन था हमारा, तो इसमें x इक्वल टू ये रख के वैल्यू हम पा जाएंगे। तो 1/e रखेंगे तो e ऊपर जाएगा, ये हो जाएगा e की पावर 1/e। तो ये है आपका साम, ठीक है। और डबल करके नेगेटिव भी आपको दिखाना होगा, तो कैलकुलेशन में थोड़ा सा कर देता हूँ। देखिए dy/dx ये था, ये माइनस है यहाँ, तो माइनस हम इधर लगा लेते हैं अभी, इसका हमें पुनः करना ये। तो ये पहला फंक्शन, ये दूसरा मानते हैं, ठीक। अब पुनः करेंगे जब, तो माइनस d²y/dx²। फर्स्ट सेकेंड से होगा, तो पहला एज इट इज इसका होगा, प्लस दूसरा एज इट इज रहेगा, अब इसका होगा। इसकी करने की भी जरूरत नहीं है, इसलिए नहीं है क्योंकि x इक्वल टू जब 1/e रखोगे तो ये टर्म जीरो हो जाएगा सर, ये हमेशा जीरो कर देगा, इसलिए इसका डिफरेंशिएशन आप ना करें। आगे कुछ होगा भी तो ये जीरो करेगा रखने पर, तो इसे छोड़ सकते हैं आप यहाँ से। यहाँ पे हम देखेंगे तो ये माइनस लगाएंगे अब यहाँ, तो ये फाइनल आएगा माइनस 1/x की पावर x इंटू 1/x। अब x इक्वल टू 1/e रखेंगे तो माइनस e की पावर 1/e इंटू ई, तो ये वैल्यू नेगेटिव है, इसलिए मैक्सिमम होगा वो। इसमें पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पूछा है कि किस बिंदु पर ये स्पर्श करते हैं। अगर दो वक्र स्पर्श करते हैं तो उनके बीच का एंगल क्या होगा, जीरो। यानी tan थीटा इक्वल टू जो फॉर्मूला होता है m1 अंतर m2 बटे 1 प्लस m1। अगर दो कर्व टच कर रहे हैं तो थीटा जीरो होगा, दिस मीन्स ये जीरो होगा, यानी m1 बराबर m2 होगा। ये टेंजेंट पैरेलल होंगी दोनों की, ठीक है। यदि प्रतिच्छेद कोण शून्य जीरो है तब दोनों वक्रों की स्पर्श बिंदु पर खींची गई प्रवणताएं समांतर होंगी। वक्रों की प्रतिच्छेद बिंदु पर खींची गई टेंजेंट्स या स्पर्शी पैरेलल होंगी, यानी m1 बराबर m2 होगा उस प्रतिच्छेद बिंदु पर। एक m1 एक वक्र से मिलेगा, दूसरे से m2। चलिए अब कैलकुलेशन करते हैं। सबसे पहले मान लीजिए माना बिंदु एच के है जहाँ टच कर रहे हैं, ठीक है। तो जो स्पर्श बिंदु है वो दोनों को टच करेगा, दोनों पे लाई करेगा। तो इक्वेशन बना लेते हैं, लाई करा के दूसरी भी बना लीजिए ये। अब दोनों का डिफरेंशिएशन करिए, m बराबर कराएंगे। पहले का dy/dx होगा 8x + 2 और h के पर होगा 8h + 2। इसी तरह दूसरे का करिए h के पर, तो ये होगा 3x² - 1 दैट इज 3h² - 1। ये m1 और ये m2। अब इक्वल कराइए दोनों को क्योंकि पैरेलल है। इसकी ज़रूरत हमें पड़ भी सकती है और नहीं भी, तो m1 बराबर m2 कराएंगे तो मिलेगा। अब यहाँ से h फाइंड होगा, तो चलिए इसको एक तरफ लाएं, फैक्टर करिए। अब कॉमन लेंगे h को, तो ये मिलेगा आपका 3h, तो h - 3 और 1 कॉमन लेंगे तो h - 3। तो h की दो वैल्यू मिली, 3 और -1/3। तो जब h 3 है तो यहाँ रख के k निकाल लीजिए उसके करस्पॉन्ड में, तो k होगा 4 × 3² और 2 × 3 - 8। तो ये बचेगा आपका 34। एक बिंदु हुआ 3, 34, दूसरा इसके करस्पॉन्ड में मिलेगा। एक पॉइंट हम 3, 34 बिल्कुल कह सकते हैं। tan x के 0, 0 पर अवलंब, तो y = tan x डिफ्रेंशिएट करिए tan x का sec² x और 0, 0 पर मान निकालेंगे तो sec² 0 दैट इज 1 और स्पर्शी की प्रवणता होगी -1।
इसका उल्टा वो माइनस होता है। और x1 y1 हमें गिवन है 0 0, तो ये पॉइंट हुआ, ये m हुआ। तो टेंजेंट की इक्वेशन होगी स्ट्रेट लाइन के हिसाब से ही निकालेंगे, सरल रेखा होती है टेंजेंट और नॉर्मल दोनों। यहाँ वैल्यू रखिए, m की वैल्यू -1 और x -0, माइनस एक्स बचेगा तो x + y = 0, ये इसका नॉर्मल हो जाएगा। यह ऐसे कह सकते हैं y = -x। ग्राफ से भी इसको देख सकते हैं, देखिए ये π/2, ये -π/2, π/2 को ये अनंत की ओर टच करता है, अनंत पे असमतोड़ होती है इसकी, x = +π/2 और -π/2। ये अब नॉर्मल जो होगा, पहले यहाँ टेंजेंट रो होगी और नॉर्मल ये आ रहा है आपका ऐसे, ये y = -x लाइन ये होगी, ठीक है। अवलंब की समीकरण पूछी गई थी। यहाँ पे a पूछा है जिस पर ये वर्धमान रहे और r पर ही वर्धमान रहे। ऐसे a बताइए जिसके लिए ये फंक्शन r पर वर्धमान हो। तो चलिए f' निकालिए, तो ये होगा cos x - a, ax का a होगा। अब हमें ये क्या करना है, क्या होना चाहिए, ये > 0 वर्धमान के लिए, यानी cos x शुड बी > a। cos x a से बड़ा होना चाहिए। तो a की न्यूनतम वैल्यू जो होगी वो भाई cos x बराबर a, अगर हम देखें cos x a से बड़ा हो तो इसका मतलब है कि 1 से छोटा होना चाहिए a का मान और -1 से बड़ा होना चाहिए। तो a के वो मान जिनके लिए फलन वर्धमान है, ठीक है, ये पॉजिटिव बना रहे, a के मान हम रख के ही चेक कर सकते हैं। इसके बीच में अगर हम मान रखें a के -1 से 1 के बीच, क्योंकि इसकी वैल्यू तो इस तरह होगी, हमें ये पॉजिटिव रखना है, तो a का मान हम 1 से बड़ा तो नहीं रख सकते हैं, ठीक है। तो इसकी मिनिमम जो वैल्यू होगी वो इसके बीच में कई मान मिलेंगे, a की रेंज -1 से 1 हम कह सकते हैं। इसमें आपको डिक्रीजिंग वाला इंटरवल फाइंड करना है और x पॉजिटिव दिया है, यानी ये डोमेन है इसकी, हमें बात करनी है सिर्फ x पॉजिटिव में, बाकी x में हमें नहीं बताना है, ठीक है। तो f(x) गिवन है आपको, अलग अलग डिवाइड कर दीजिए, 2/x² - 1/x⁴, और इसको ऐसा लिख सकते हैं। अब डिफ्रेंशिएट करिए, -4x⁻³ - 3 + 4x⁻−5 -4/x³ और 4/x⁵। अब 4 कॉमन ले सकते हैं। हमें f' देखना है कहाँ <0 होगा, सिर्फ ह्रासमान वाला ही बताना है। तो f' को और सॉल्व करते हैं, 4 कॉमन लिया। अब जरा एलसीएम लीजिए इनका, अपॉन इनका मल्टीप्लाई होगा। अब इसमें माइनस x की कॉमन ले लेते हैं, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव हो जाएगा। तो कॉमन लिया मैंने -x³, 4 तो यहाँ पहले से है, तो -4x³ हो जाएगा। ये पहले प्लस कर दीजिए x² और ये बचेगा -1 अपॉन x⁸। और आगे फैक्टर करिए इसके, तो -4x³ x + 1 x - 1 बटी x⁸। तो x⁸ और इसको हम काटना चाहें तो 5 नीचे लिख सकते हैं, ये 3 पावर कट जाएंगे, फाइनल आएगा। क्रिटिकल पॉइंट में हमें 0 भी मिलेगा, ये पॉइंट इतने से मिलेंगे, लेकिन माइनस की वजह से हमें जस्ट उल्टा रीजन देखना होगा यहाँ, क्योंकि ये माइनस है। हम ये देखेंगे कि ये कहाँ पॉजिटिव है, जहाँ ये पॉजिटिव होगा वहाँ ये नेगेटिव होगा, क्योंकि माइनस का मल्टीप्लाई है, तभी तो ह्रासमान वाले एक्स मिलेंगे। क्रिटिकल पॉइंट में क्या क्या बनेगा, 3 पॉइंट बनेंगे, -1 0 और +1, प्लस माइनस प्लस माइनस। हमें देखना है ये प्लस कहाँ है, इधर प्लस है और इधर प्लस है, लेकिन हमें x जो गिवन थे यहाँ वो थे पॉजिटिव, बाकी डोमेन हमें नहीं लेनी है। तो ये वाले x तो हमारे हट जाएंगे, क्योंकि हमें x पॉजिटिव में ही बात करनी है। तो x पॉजिटिव वाला रीजन ये होगा, इससे कॉमन लेंगे तो ये पार्ट हट जाएगा। तो
तो 1 से इन्फिनिटी वाले पार्ट में ये क्या होगा, ह्रासमान। तो 4x ग्रेटर देन 1 से बड़ा कोई भी x आप यहाँ रखेंगे तो ये नेगेटिव मिलेगा ओवरऑल। इसकी मैक्सिमम वैल्यू मिनिमम वैल्यू आप इससे भी निकाल सकते हैं। देखिए इसको आप याद रखेंगे कि y इक्वल टू साइन एक्स की वैल्यू तो आप जानते हैं कि -1 से 1 होती है। अब मैं इसको और अगर जनरलाइज करूं और डिफाइन इसे मानूं तो साइन ए एक्स प्लस बी भी अगर है तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू 1 और -1 होगी। यहाँ से फर्क नहीं पड़ता, एक्स चेंज होंगे लेकिन वैल्यू वही रहेगी। ये भी -1 से 1 के बीच लाई करेगा, ये हमेशा ध्यान रखेंगे। मैक्सिमम वैल्यू अभी भी इसकी 1 होगी और मिनिमम -1 होगी। उसी तरह साइन 2x का पूछा जाए, साइन x/2 पूछा जाए, साइन 3x पूछा जाए, कुछ भी हो, इन सब की मैक्सिमम वैल्यू 1 और मिनिमम वैल्यू -1 रहेगी हमेशा। x चेंज होंगे लेकिन वैल्यू वही रहेगी। तो इसकी उच्चतम वैल्यू के लिए आप इसमें साइन 2 बना लीजिए, इसे 2 से गुणा भाग कर देंगे तो ये आएगा। इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है, 1। तो पूरे फलन की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, 1/2 × 1, यानी बी वाला हो जाएगा। इसकी मिनिमम वैल्यू पूछी है, ए पॉजिटिव है, बी पॉजिटिव है और एक्स पॉजिटिव है। तो इसमें तो आप AMGM भी लगा सकते हैं। थोड़ा सा हम इसकी बात अलग से करना चाहेंगे कि 2 धनात्मक क्वांटिटीज का AM हमेशा बड़ा होता है उनकी GM से। इसको थोड़ा और जनरलाइज करते हैं तो 2 पॉजिटिव क्वांटिटी हम मानते हैं, माना 2 धनात्मक राशियां A और B हैं। तो इनका जो समांतर माध्य होगा ये +B/2 और गुणोत्तर माध्य होगा AB। बस ये ध्यान रखेंगे कि ये पॉजिटिव में ही लगता है। क्वांटिटी अगर पॉजिटिव नहीं है तो ये AMGM नहीं लगेगा। यहाँ पॉजिटिव दिया है AB और X, इसलिए मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ। इन जनरल हम और अगर इसको थोड़ा सा और जनरलाइज करने की कोशिश करें, यानी इस रूप का कोई फंक्शन हो जिसमें गुणा होने से AB कैंसिल हो रहा हो, जैसे ये फंक्शन हो कोई f(x) इक्वल टू k1/x और x/k2, इस रूप का एक फंक्शन है। और यहाँ हमें गिवन हो कि k1 k2 पॉजिटिव है, x पॉजिटिव है, यानी ये गिवन हो कि ये संख्या पॉजिटिव है। और इस तरह का कोई भी फंक्शन हो तो आप AMGM से उसकी मिनिमम वैल्यू निकाल लेंगे, मैक्सिमम तो अनंत जाएगी। इसके लिए हम यही 2 क्वांटिटी ले लेंगे। देखिए ये हम पता कर लेंगे कि ये ग्रेटर देन इक्वल टू किसके है, तो हम इन्हीं 2 क्वांटिटी को AB मान के इसमें रखेंगे। तो देखिए क्या होगा, /2 होगा यहाँ और ग्रेटर देन इक्वल टू इनका मल्टीप्लाई, ये होता है x कैंसिल, k1/k2 बचेगा यहाँ और ये यहाँ जाएगा तो k1/x प्लस k2/x, 2 को हम इधर भेज सकते हैं और √k1/k2, तो इसकी मिनिमम वैल्यू हो जाएगी 2 √k1/k2। अब सेम वही चीज़ हम यहाँ लगा सकते हैं। डिफरेंशिएशन से तो होगा लेकिन पहले आंसर निकाल लेते हैं AMGM से। तो एक क्वांटिटी में मानूंगा AX और एक मानूंगा B/x, तो ये पॉजिटिव हैं दोनों, इनमें AMGM में लगाता हूँ। AM होगा ये और GM होगा इनका मल्टीप्लाई। जब भी गुणा होने पे x चर जो वेरिएबल है वो कैंसिल हो रहा है तो वहाँ आप ये लगा सकते हैं, जल्दी वैल्यू निकल आएगी। x कैंसिल तो AB भर बचेगा, यहाँ पे ये बचेगा और 2 को इधर ले आएंगे तो ये हुआ आपका ग्रेटर देन इक्वल टू 2 और ये बचा √AB। तो ये पूरी चीज़ हमेशा इससे बड़ी है, तो मिनिमम क्या होगी 2√AB, ठीक, मैक्सिमम तो अनंत जाएगी, ये वैल्यू निकल आएगी। डिफरेंशिएशन से भी यही आएगा, देखिए से भी कर लेते हैं। f(x) इक्वल टू था ax प्लस b/x, तो f' होगा आपका a माइनस b/x²। अब 0 करेंगे तो x² आएगा a/b b/a, तो x होगा प्लस माइनस √b/a, प्लस माइनस दोनों रहेंगे। अब डबल करेंगे तो मिनिमम हमें मिलेगा प्लस में, मैक्सिमम मिलेगा माइनस में। तो हम x इक्वल टू √b/a पर मिनिमम वैल्यू पा जाएंगे। तो √b/a x इक्वल टू रखेंगे यहाँ तो वही आएगा जो मैंने वहाँ लिखा 2√ab, ठीक है। यानी x इक्वल टू
इतने पे आपको मिनिमम वैल्यू मिलेगी, क्योंकि इसमें डबल डिफरेंशिएशन पॉजिटिव आएगा। यदि किसी वृत्त का क्षेत्रफल एक समान दर से बढ़ता है तो सिद्ध कीजिए उसका परिमाप या परिधि त्रिज्या के वृत्त का अनुपाती। ठीक है, तो सब कुछ यहाँ मानना पड़ेगा। माना वृत्त की त्रिज्या r है, तो ये है आपका वृत्त। वृत्त का क्षेत्रफल एक समान दर से बढ़ता है, यानी dA/dt है जो वो कांस्टेंट है, समान दर से बढ़ रहा है। तो क्षेत्रफल अगर a माने तो किसी समय t पर एरिया πr² होगा, और dA/dt कह रहा है निश्चित दर से बढ़ रहा है, इसका मतलब dA/dt कांस्टेंट है। अब हमें बताना है कि सिद्ध करो उसका परिमाप त्रिज्या के वृत्त का अनुपाती है। हमें प्रूव करना है कि परिमाप समानुपाती 1/3 त्रिज्या की। तो परिमाप क्या होता है 2πr। ठीक है, तो इसको हम यहाँ पे हम एक ही वैल्यू तोड़ देंगे। तो देखिए a = πr² है, पहले इसका आप t के रिस्पेक्ट में करिए, तो dA/dt होगा π × 2r और dr/dt t के रिस्पेक्ट में किया है। तो dA/dt कितना है k, dA/dt k है, तो यहाँ k रख देंगे, तो ये पूरा मिलेगा dr/dt = k/2πr। 2πr क्या है परिधि। अब हमें बताना है कि उसका परिमाप त्रिज्या के वृत्त का अनुपाती है। तो परिमाप को हम क्या मान सकते हैं, परिमाप 2πr को मान सकते हैं, और इसका यहाँ भेजेंगे तो ये हो जाएगा आपका 2πr = k/dr/dt। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपके नेक्स्ट टर्न पे होंगे।